नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं और जनसंपर्क अभियान भी द्रुत गति से चल रहे हैं। राजनेताओं के तूफानी जनसंपर्क के इसी क्रम में आज सिने स्टार से राजनीति के क्षेत्र में आए सुप्रसिद्ध अभिनेता रहे राजा बुंदेला आज महरौनी आए और बीजेपी कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और भाजपा प्रत्याशी पंडित अनुराग शर्मा के चुनाव प्रचार में जी जान से जुट जाने की सभी से अपील की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त किए और सभी से देश हित में भाजपा को सत्ता में लाने की अपील की। इसके बाद राजा बुंदेला ने अपने सहयोगियों के साथ महरौनी क्षेत्र के ग्रामीण अंचल का भ्रमण किया और क्षत्रिय बंधुओं से विशेष रूप से अपील की कि देश हित में वह पुनः भाजपा को सत्ता में लाएं। इसके अलावा पूर्व में उमा भारती द्वारा दिए गए विवादित बयान को उन्होंने इसे उनका निजी विचार बताया, इसे राजनीतिक पार्टी की सोच से ना जोड़ने की अपील की और कहा कि क्षत्रिय उदार हृदय के होते हैं और इस तरह की छोटी मोटी बातों को भूलकर और बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताना है। इसी अपील के साथ उन्होंने आज महरौनी क्षेत्र में भ्रमण किया। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महरौनी से सहयोगी शैलेंद्र नायक और ब्रजेश वाजपेयी के साथ सूर्यकांत। हमसे बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ विराजमान है जो बुंदेलखंड का गौरव है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े जगह से उठकर और माया नगरी मुंबई में धूम मचाने वाले सिने अभिनेता और वहां से फिर राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले राजा बुंदेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज महरौनी में आए हैं और इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी के चुनावी कार्यालय में और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज महरौनी दौरा किस तरह से है और किस प्रयोजन से उनका महरौनी क्षेत्र में आगमन हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ललितपुर लाइव टीवी में। धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद। और मैं इस क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि पार्टी ने एक साफ सुथरा प्रत्याशी हमें दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने, जिनकी छवि साफ है और व्यवसायी घराने के हैं, संपन्न घराने के हैं, पढ़े लिखे हैं। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे क्षेत्र में जो बहुत सालों से पिछड़ा हो उसमें एक ऐसा उम्मीदवार दें। तो मैं जनता को यही कह रहा हूँ और जनता से यही विनती कर रहा हूँ कि वोट देने के पहले एक बार ज़रूर सोचें। आप जब कभी आपका घर में परिवार में कोई बच्चा बीमार होता है तो आप अपनी जात बरादरी के डॉक्टर को नहीं ढूंढते हैं। आपके यहाँ कोई पुलिस केस होता है तो आप कोई जात बरादरी का वकील नहीं ढूंढते, आप अच्छा वकील ढूंढते हैं, अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। अब हमारे सामने एक अच्छा प्रत्याशी है जो हम क्षेत्र के पूरी जनता के लिए ख्याल रखेगा। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ और सबका विकास, तो हमें बुंदेलखंड को, जैसा आपने खुद कहा, इस वक्त विकास की ज़रूरत है। साथ तो सबका है, विकास की ज़रूरत है और उस विकास के लिए हमारे पास ये प्रत्याशी है। तो जनता से मैं यही विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालें और वोट ज़रूर डालें। वोट आपका अधिकार है, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है और ये वो प्रजातंत्र का वो उत्सव है जैसा हम सब जिसको मनाना चाहते हैं। आप अपना वोट देकर अपनी नागरिकता को सुरक्षित रखें और देश और प्रदेश और क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवार चुनें। बुंदेलखंड कांग्रेस से आप जुड़े रहे, चुनाव भी लड़े और इसको हम क्या माने, आज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आप वोट की अपील कर रहे हैं, तो क्या बुंदेलखंड कांग्रेस का बीजेपी में विलय समझें? देखिए क्या है, पार्टी अपने आप में चलाना बहुत मुश्किल काम है और हमारे क्षेत्र की जनता को नेशनल पार्टी का ही वो चाहिए है, साथ और सहयोग। हमने अपनी ताकत को आजमा के देखा है बुंदेलखंड कांग्रेस के समय। हमें लगता है कि हम में शायद ना इतना पैसा था, ना हमारे पास इतना जना आधार था, जिसकी वजह से, लेकिन जब हमें लगा कि एक नेशनल पार्टी भी छोटे राज्यों के लिए पक्षधर है। इसके पहले बीजेपी में 3 राज्य पहले बने हैं, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। और जब मेरी चर्चा हुई पार्टी के दूसरे लोगों से तो उन्होंने इस बात की सहमति भी दी कि हम छोटे राज्यों के विरोध में नहीं हैं। समय आने पर हम बुंदेलखंड को निश्चित बनाएंगे और हमारे ये मैनिफेस्टो में है। तो फिर 2 पार्टी चलाना और अब पार्टी को लोगों को अपने साथ जोड़ना, जबकि नेशनल लेवल पर बात चल रही है,
तो सबसे राजनाथ सिंह से बात हुई थी, उस वक्त राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष थे, अमित शाह जी से बात हुई है, मतलब एक मोदी जी को छोड़कर हमारी नितिन गडकरी जी से चर्चा हुई है, सब लोगों से चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पर राज्य बनने का सिलसिले की जो लड़ाई है वो तो हम कर ही रहे हैं। और तब लगा था मुझे कि दूसरा पार्टी बना के, दूसरा ग्रुप बना के रखना, मुझे उसका कोई औचित्य नज़र नहीं आया, इसलिए पार्टी का, बुंदेलखंड कांग्रेस का मैंने त्यागपत्र देके मैं बीजेपी में शामिल हो गया। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जो वर्तमान सांसद हैं उमा जी, उन्होंने खुले मंच से, हर मंच से ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पृथक बुंदेलखंड का निर्माण होगा। लेकिन इतना समय गुजर गया, अभी तक उस दिशा में कोई पहल क्यों नहीं हो रही है? उस दिशा में अभी तक कोई कारगर उपाय क्यों नहीं हो गई? देखिए भाई, उन्होंने जो बात कही उस समय उनका आकलन वैसा रहा होगा। राज्य बनाने की कोई रूपरेखा व्यक्ति विशेष नहीं बनाता है, इसके लिए एक कमेटी गठित होती है और कमेटी भौगोलिक, भाषाई, सामाजिक परिस्थितियों को देखकर ही राज्य का बंटवारा होता है। तो अगर मैं कह दूं, मैं तो 18-20 साल से बुंदेलखंड की वकालत कर रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि 2 हफ्ते बाद बन जाएगा तो ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है। और राज बनाने के लिए लंबा संघर्ष होता है। देश के नक्शे में आप परिवर्तन ला रहे हो, एक नए राज्य को जन्म दे रहे हो। तो अब उन्होंने किस आधार पे कहा, इसको तो नहीं मैं मानता हूँ और ना मैं उस पर जाऊँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम प्रोसेस में हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम एक उसमें हैं। बनना तो जब चाहिए था, जब छत्तीसगढ़ और झारखंड बने थे, तब हमारे नेताओं ने, हमारे लीडरशिप ने ध्यान नहीं दिया, नहीं बना। फिर तेलंगाना के समय हमें उम्मीद थी कि बुंदेलखंड बनेगा, तब नहीं बना। जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप दमदार नहीं होगी या हमारे साथ उस तरह के आंदोलन नहीं होंगे, जैसे तेलंगाना में हज़ारों लोग जल मरे, हज़ारों लोगों ने सड़क पर आके आंदोलन किए। हमारे यहाँ इतनी भुखमरी, गरीबी है कि कोई भी आदमी पेट के नीचे नहीं सोचता है, वो पेट तक ही सोचता है कि उसका पेट भर जाए। ऐसे में राज्य की चर्चा करके आंदोलन करवाना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हमने कोशिश की है और आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बसें जला के, ट्रेनें रोक के, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के, अपने भाइयों में से, आप जैसे भाइयों को जेल में डलवा के हम राज्य की बात करें। हम जिस राज्य में शांति और अच्छे की स्थापना की बात कर रहे हैं, वहीं की जनता को अगर दुख दर्द दें तो मुझे नहीं लगता वो सही है। इसलिए हमने अपनी पूरी एक, जिस तरह से गांधी जी की नीति थी कि साहब हम सत्याग्रह पे बात करेंगे, सत्य के से आग्रह करेंगे, तो हम भी पार्टी से आग्रह कर रहे हैं और हम यहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं उनसे उनको अवगत करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हुई है, बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना है। ये आप समझ लीजिए, पढ़े लिखे आप लोग हैं। बुंदेलखंड विकास बोर्ड इसलिए बनाए हैं कि उन्होंने बुंदेलखंड की समस्याओं को, बुंदेलखंड के भूभाग को एक मान्यता दी है और आपका भाई उसमें उपाध्यक्ष है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये एक पहला पायदान है और इसके बाद आगे भी बात बढ़े और आगे भी रास्ता खुले। आखिरी सवाल, हाल ही में 3-4 दिन पहले क्षेत्रीय सांसद ने एक सार्वजनिक मंच से एक टिप्पणी की है क्षत्रिय समाज पे, जिससे काफ़ी उबाल है। आप भी क्षत्रिय समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस टिप्पणी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इस तरह से सार्वजनिक मंच से ऐसी भड़काऊ या आहत करने वाली टिप्पणी एक बड़े स्तरीय नेता को शोभा देती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें लाखों करोड़ों लोग हैं। कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई बात कह देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी पार्टी का वही विचार है। उमा जी ने क्या सोच के और क्यों ये बात कही, इसका जवाब वही बेहतर दे सकेंगी। मैं तो ये मानता हूँ कि उनके कहने से अगर किसी समुदाय को, जाति विशेष को कोई ठेस पहुँची है तो हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि उनके कहे पर आहत होने की बजाय वो गलती मत कर देना जिस गलती से आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। उस गलती पर धूल फेंक कर बड़े दिल वाला बनो। ठाकुर लोग, राजा महाराजा लोग बड़े दिल वाले होते थे, बड़े दिल वाला बनो। एक सन्यासिनी ने कोई बात कही तो उस पर तवज्जो मत दो, आगे बढ़ो और बच्चों के भविष्य को और देश और प्रदेश के भविष्य के लिए उस नेता को सोचो, मोदी को सोचो, योगी को सोचो और फिर आगे बढ़ के वोट दो। मेरा तो कहना का ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अपना अमूल्य समय ललितपुर लाइव टीवी से बातचीत के लिए निकाला। राजा बुंदेला साहब के हम आभारी हैं और ऑल दी बेस्ट।